चाचा एक खांसी की दवा देना। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो उसको! अरे पकड़ो उसको! मेरी बोतल लेके भाग रही है! पकड़ो 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 चोर! अरे मेरी बोतल! इसको पुलिस के हवाले करते हैं ये! पुलिस के हवाले करते हैं! क्यों मारा इसको? छोटी बच्ची को मारते हो सामने आते थे? अरे साहब लड़की चोर है! इसने बोतल चुराई है! हाँ ये चोरी करके भाग रही थी ये! नहीं मैंने चोरी चलो अच्छा जाओ, मैं देखता हूँ इसको। चलो। अरे लेकिन साहब जाओ। हेलो, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तेरा? बोल। नाम क्या है? परी। चोरी क्यों की? जेल में डालू तुझे? हाँ? क्या चुराया था? मेरी गली आ गई है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ता हूँ ना। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। दोबारा इस चोरी नहीं करना, ठीक है? जाओ। तितली, 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 दीदी आप आ गई। हाँ इधर बैठ। ये ले, इसको पी। ये दवा बहुत कड़वी है। फिर तू नहीं पीना दीदी। क्यों नहीं पीना? नहीं पीना, आप पी लो ना। मैं क्यों पीऊं? आपको खांसी है ना, आप जल्दी जल्दी ये पी लो। नहीं पीना। तू अपनी दीदी की खातिर भी नहीं पिएगी दवाई? आप पीऊंगी ना। तो चल ये ले पी ले। मेरा प्यारा बाप। दीदी कौन होगा? तू ध्यान मत दे। दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हें कुछ देना है। बेटा दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो वापस कर दिया। मैंने चोरी नहीं की। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें डांटने नहीं है। पापा को बुलाओ, उनसे बात करें। वो घर पर नहीं है, काम पर गए। कोई बात नहीं, हम रुकते हैं। वो थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें आने में। ठीक है हम रुकते हैं, उनसे बात करना जरूरी है। मात्रे बैठ जा। तितली, जब तक मैं ना बोलूं ना दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है? मेरी बाबू, अपना ख्याल रखना। साहब वो लोग बहुत दिन से दिखे ही नहीं। हाँ साहब, सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, किसी का ध्यान गया ही नहीं। साहब मेरे को तो लगता है कि उसके माँ बाप और उस छोटी लड़की को जाके बहुत टाइम हो गया। कोई इतनी छोटी बच्ची को रख के गांव जाता है क्या? सर परी बेटा,
यहाँ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गाँव गए तो पहले झूठ क्यों बोला कि काम पे गए हैं? ऐसे ही। ये कौन है? तुम्हारी छोटी बहन? हाँ, ये कहाँ है? वो भी माँ पापा के साथ गाँव गई। छुट्टी है ना तितली की। तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ, मात्र इसके गांव चल के इसके माँ बाप से बात करते हैं। इतनी छोटी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ के गए? मैं छोटी थोड़ी ना हूँ, 12 साल की हूँ। फिर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। चलो मात्रे। रुको, वो तरस पता नहीं कहाँ गए, कहीं तो गए, पता नहीं। क्या माँ बाप वाकई इन छोटी बच्चियों को छोड़कर कहीं चले गए थे या फिर उन्हें कुछ हो गया था? परी ने अपनी बहन को अलमारी में छिपा कर रखा था, पर क्यों? क्या दुनिया से झूठ बोलती आई इस 12 साल की लड़की का अपने माँ बाप के लापता होने से भी कोई संबंध था? तुमने आखिरी बार कब देखा था माँ और बाबा को और तुम्हारी छोटी बहन तितली को? वो मैं क्या बेटा, सच बताओ। माँ और तितली 15 दिन से बाहर गए और बाबा उससे पहले से गए, लेकिन वो जाते रहते हैं। निकालना, तू क्या कर रही है? उधर से निकाल। भाग जा साला। रुक। किशोर रोक। किशोर छोड़ेगा नहीं तेरे को, छोड़ेगा नहीं बोलता है। बेटा हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? तब तक हम ये फोटो ले जा रहे हैं। मात्रे आप फोटो के, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना हो। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ बड़े होंगे तुम्हारा ख्याल रखने की। मैं भी तो बड़ी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब तक इतनी भी बड़ी नहीं होती, तुम्हें आना पड़ेगा, रूल्स है। ले चलो इसे। हाँ? मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, छोड़ो, चलो छोड़ो, मुझे यहीं रहने दो, नहीं जाना मुझको, छोड़ो। मुझे मत छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा। बाप का नाम किशोर यादव है, उसका फोन नंबर मिल गया है। माँ के पास शायद फोन नहीं है। लोकेशन ट्रैक करो पिता के फोन की, फोटो सर्कुलेट कराओ और बच्ची के साथ बात करते रहो। सर लगता है चाकू से वार हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे नहीं रहना है, जाने दो मुझे, मेरे माँ और पापा आ चुके होंगे, मुझे कितनी डांट पड़ेगी, जाने दो, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। तितली, जब तक मैं ना बोलूं ना, दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है? दीदी भाग रही है, दीदी आएगी, हमें हम ले लेंगे। तितली, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। मैं आ रही हूँ तितली, मैं आ रही हूँ। तितली, डेड बॉडी की अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। कौन था, कहां से आया, कुछ भी नहीं। नो बटवा, नो फोन, और बॉडी के आसपास भी कुछ भी नहीं मिला। शर्मा तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो डिस्पैच करवाओ और देखो कि शायद किसी ने इसके बारे में कंप्लेन दर्ज की हो। यस सर।
सर समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है, बार बार घर जाने की रट लगा रहे। सर, बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट। कुपोषण। सर बच्ची अंडर नरिश्ड। इतने दिन कम खाने से हुआ ये। कब सिर्फ चुराया था ना, जब तुमने उसे पकड़ा था। यस सर। अरे साहब, लड़की चोर है, इसने बोतल चुराई है। सर लेकिन इसमें तो कोई खांसी का जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली। तो कब सिर्फ किसके लिए? शायद किसी और के लिए लिया हो। या सर कहीं उसे कफ सिरप की लत तो नहीं लग गई? उस दिन भी उसके घर में ऐसे लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही। मतलब सर वो बार बार सॉरी। हेलो, क्या? सर पूरा सेंटर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो गई कहाँ? और आप लोग कहाँ थे? माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को भी थी और सुबह के नाश्ता भी की उसने, उसके बाद वो कमरे में नहीं मिली। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक 12 साल की बच्ची ऐसे कैसे जा सकती है? कितना खतरा होगा उसे इस शहर में अकेले। अंकल, अंकल ये कौन सा रास्ता है और मीना नगर जाने का कौन सा रास्ता है? एक काम करो, आप यहाँ से राइट ले लो, आ जाएगा। ठीक है ठीक। तितली, 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 तितली कहाँ हो तुम? तितली कहाँ हो? रुको 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 परी, रुको रुको। सर मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर मेरी तितली को बचा लो। शांत शांत शांत, रिलैक्स, सब ठीक है। तितली ठीक है, तितली हमारे पास, हम सही वक्त पे पहुंच गए। सर, तितली, दीदी आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? तितली, तेरी बड़ी बहन तुझे छोड़ के चली गई थी, उसके लिए अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। ठीक है दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो भी हुआ था ना, हाँ, किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तू बताएगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है दीदी। तू मेरी प्यारी बाबू है ना, अपनी बहन से प्यार करती है ना? हाँ। सर वो क्लिनिक में है अपनी बहन के साथ, लेडी कांस्टेबल को भी वहीं पे रख। आपने तुमने कहा कि बौखलाहट में बहुत कुछ बोली, क्या बोल रही थी वो एग्जैक्टली? सर मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसे लगता है कि कोई तो है जो तितली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन हो सकता है ये? उस दिन भी उसने झूठ बोला कि तितली अपने माँ बाप के साथ बाहर गई, जबकि तितली अलमारी में बंद थी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही। सर, पहली बार जब मैंने उसका पीछा किया था तो उसने पूरा घर लॉक करके रखा, मुझे लगा चोरी किया है इसलिए, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी बहन को छिपाने के लिए ऐसा किया। आपने घराच्या आजूबाजूला चौकशी करा, देखो उनके माँ बाप के साथ संबंध कैसे थे, क्या बेटियां माँ बाप से डरती थी, पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। हो सर, चलो। कांस्टेबल मात्रे को आप ही ने बताया था कि बच्चियों की माँ को आपसे प्रॉब्लम थी। परी और तितली की माँ लता पड़ोस की और उनके यहाँ लगातार जाया करती थी। पहले मेरे को लगा बच्चियों पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं उसकी बच्चों से हंस बोल लेती थी। और कुछ? लगता है पैसे का प्रॉब्लम था, रोज झगड़े होते थे, मेरे घर में सब आवाजें आती थी। चिल्ला मत तू, मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नाटक। लेकिन साहब कितना भी प्रॉब्लम हो, दूसरे मर्द के साथ चक्कर वगैरह वो सब तो ठीक नहीं है ना साहब। अब अरुण को छोड़िए, आगे वो जो बनिए की दुकान है ना, वहाँ का बनिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान था लता पर, फ्री में सामान देता था साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कभी भी पैसे नहीं लिए। क्यों? कोई ना कोई तो चक्कर होगा ना साहब। कुछ नहीं साहब, वो तो लोग तो यूं ही खाली पीली फुकट में
ए, चुपचाप पूरा सच बता दे, वरना तुझे फुकट में थाने ले जाके फुकट में तुझसे क्या क्या उगलवाएंगे ना, तूने सोचा भी नहीं होगा। चल बोल। वो लता अकेली थी साहब, उसको मदद चाहिए था तो हम दोनों, मतलब इसमें तो मेरा कुछ गलती नहीं है ना साहब। वो लता का पति, वो जानता था तुम दोनों के बारे में? वो अगर जानता भी तो वो कुछ नहीं करता साहब, वो हारा हुआ खिलाड़ी था साहब, उसको शराब गटकने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था साहब। क्या मस्त दिख रहे ले रहे। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? क्या खुल्लम खुला छेड़ रहा है लड़की को? तेरे को छेड़ू क्या? जा चुपचाप घर जा अपनी बीवी के पास। ए, तू अपना देख, 2 टके का मेरे को बोलेगा? साहब मैं तो उधार पर उनको सामान देता था, मेरे भी बच्चे हैं और मुझे पता है उनकी 2 बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनको भूखा सोना पड़े। साहब उनका वो बाप एकदम का बेकार आदमी किशोर, किसी की मदद करना अपना फर्ज बनता है ना साहब। इसका मतलब किशोर ना तो जिम्मेदार पिता था ना जिम्मेदार पति था, ऊपर से उसे शराब की लत थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसने अपने पत्नी को मारकर और खुद गायब हो? उल्टा भी हो सकता है, पत्नी ने अपना काबू खोकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए पति को मार दिया हो। सर, किशोर जाधव के फोन रिकॉर्ड्स। तो उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन वापी की। अपने अभी वापी के लिए निकलो, लोकल पुलिस से बात करो, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस एरिया के आसपास। ये केस जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा, बेचारी इन बच्चियों का भविष्य दांव पर है। हो सर। अरे मेरी बाबू, बैठ जा। दीदी मेरी दवाई तो घर पे रह गई, अब क्या करें? फिर आप भी नहीं सो पाओगे रात को और मैं भी नहीं। तितली तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू ज्यादा बोला मत कर, तू बात करेगी ना तो तुझे वापस से खांसी हो जाएगी, ठीक है? इस आदमी को देखा? हाँ साहब, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आया था, खा रहा था यहाँ पे बैठ करके। इतने में 2 गुंडे आए और उसे मार मार के ले गए, मेरे पैसे भी नहीं दिए इसने। क्या रे किशोर? भाई पैसा देता हूँ ना भाई। भाई अरे एक पैसा लौटाएगा भाई, एक पैसा लौटाएगा। बहुत भरोसा किया तेरे पे, पर अब नहीं। एक पैसा करके कितना लिया मालूम तू? जानता हूँ ना भाई। पैसा कब देगा? भाई बच्चों की कसम खाता हूँ भाई, दे दूंगा पैसा। चल ले अंदर इसको। भाई मारो पैसा। गाड़ी बना। वो दोनों गुंडों की शक्ल याद है? ब्यौरा दे पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं बता सकता हूँ। इसी केस की तो जांच कर रहे हैं हम, लेकिन इसकी डेड बॉडी मिली हमें। पहचानते हो इसे? ये वो किशोर है साहब। पक्का? हाँ साहब। सर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, वापी पुलिस उन गुंडों को ट्रेस कर रही। हमारे पास गुंडों का डेटाबेस है, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीवी का एंगल भी चेक करना चाहिए। सब बर्बाद करके रख दिया। और ये दोनों, ये अरुण उनका पड़ोसी और मोहन जो बनिया है, सब मिले हुए लगते हैं। हो सकता सर, लेकिन पहले हमें परी और तितली को बताना होगा उनके पिता के बारे में। फिर से साफ करना पड़ेगा। अरे बेटा इधर आ जाओ, कितने बार बोला ठीक से रखा करो, तुम्हें लग सकता था ना। क्यों डांट रहे हो इसे? ये मेरी छोटी बहन है, दिखाई नहीं देता कितनी छोटी है वो। उसको डांट नहीं रही, उसको समझा रही हूँ। नहीं, गलत है उसको समझाने की, मैं वो मेरी बहन है, समझे तुम? जाओ यहाँ से। पागल है क्या? तुझे यहाँ पे पागल खाने पे होना चाहिए। तुम्हें होना चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। पागल है तू, वो मेरी बहन नहीं आ रहा है तुझे? क्या कर रही है? मेरी बहन है वो, समझी ना? अब जरा बाहर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। ठीक। बेटा तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा। और माँ? माँ का कुछ पता नहीं चला है, हम उसे ढूंढ रहे हैं।
कुछ नहीं सर, परी की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, उसके चेहरे पे थोड़ा भी दुख नहीं। तुम्हारे बाबा मर गए। दीदी बाबा, दीदी दीदी बाबा। सर क्लियर है, परी के अपने बाप के साथ बिल्कुल नहीं जमती। हो सकता है किशोर का बर्ताव हद से बाहर चला गया और लता ने अरुण और मोहन दोनों को बहला फुसला कर उन्हीं के हाथों किशोर को मरवाया हो। ये अरुण और मोहन के फोन रिकॉर्ड्स आए? जी सर, उनके मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी आ गए, जहां मर्डर हुआ उसके आसपास भी नहीं थे। तो इसके अलावा सर उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसे हम लता के साथ कनेक्ट कर सकें। हेलो आपटे, हमने उन गुंडों को ट्रेस कर लिया है। एक का नाम शिव सिंह और दूसरे का नाम धर्म कुमार है। हमारी टीम उनको लेकर निकल चुकी है, दहानू पहुंचते ही होंगे। कौन है साहब ये? इससे पहले अपन ने इसको नहीं देखा है साहब। झूठ बोलता है? हाँ, ये तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं। तुम वही थे जहां किशोर का कत्ल हुआ था। अब भी तू झूठ बोलेगा? हाँ? अब भी तू झूठ? सब सच बता दो साहब, सब सच बता दो। बोल साहब, उस पे बहुत सारा कर्जा बाकी था साहब, उससे वसूली करने का था अपने को, लेकिन वो मर गया साहब अपने हाथ से। ये किसी रोक रोक साला, रोक रोक। मेरे को मारेगा तू मेरे को मारेगा तू। चलो लता, उसके साथ क्या किया? उसके बारे में जानते थे, किशोर के बारे में साहब। उसकी बीवी का क्या हुआ नहीं, वो पुलिस को नहीं मालूम। माँ को समझाओ। हाँ, लेकिन अगर माँ नहीं मिली तो दोनों बच्चियों का अडॉप्शन करवाना होगा। लेकिन ऐसी फैमिली मिलेगी कहाँ जो इनको एक साथ अडॉप्ट कर ले? 99% तो दोनों बच्चियों को अलग अलग घर में ही भेजना पड़ेगा। तितली तो छोटी है, वो अडॉप्ट हो भी जाएगी, पर मुझे टेंशन है परी की। वो बड़ी है और काफी गुस्से वाली है, शायद से उसको ऑर्फनेज भी भेजना पड़े। देखते हैं। दीदी चुप। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना, कहीं कोई भी हमें एक दूसरे से अलग ना कर दे। तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने जो भी सीखा है मैं वो सब करूंगी, फिर देखना सब हमारी बात सुनेंगे, सब। चल चल अभी तू सो जा। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए घूर के, खुद खाए थाली में, तितली को खिलाए प्याली में। बोलो दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अंकल। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अंकल मुझे बस इतना ही कहना है कि आप मुझे और तितली को यहाँ से जाने दो। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, वादा रहा। आप जाने दो ना मुझे। दोनों लड़कियां काफी टाइम से सेक्सुअली एक्टिव है और उन दोनों के यौन शोषण एनजीओ में आने से पहले तक हो रहा था। कौन हो सकता है? उनका बाप या और कोई? क्या लड़कियों ने किसी का नाम लिया? वो दोनों तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है, खासकर परी। परी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? बताओ बेटा। तितली तुम बताओ। बोलो परी, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। परी का यौन शोषण अभी तक चलता आ रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी उसके साथ। घाव काफी ताजा है। सर यकीन नहीं होता, इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पिता किशोर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, उनकी माँ लता को पता चल गया तो किशोर ने लता को मार दी और फिर खुद कर्जे के चक्कर में मारा गया? नहीं आप
हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि मां मर चुकी है, क्योंकि ना हमारे पास कोई सबूत है ना उसकी डेड बॉडी, और डॉक्टर के मुताबिक परी के साथ उसके एनजीओ पहुंचने से पहले भी बलात्कार हुआ। लेकिन उस वक्त तो किशोर लापता था, फिर वो इसके पीछे कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि परी झूठ बोल रही हो कि इसके पिता लापता थे डर के मारे, पर हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बलात्कार का सिलसिला रुका कब। ठीक है, फिलहाल हम किसी को क्लीन चिट नहीं देंगे, सब शक के दायरे में। जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है उसे जल्दी पकड़ना होगा, और ये लता की खोज का पेरीमीटर जो है उसे बढ़ाओ। उसका मिलना इस केस के लिए और भी जरूरी हो गया। पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। घर का कोना कोना चेक करो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। किचन में चेक करो। मात्रे सर, ये मेरे कपड़े फोरेंसिक्स में भेज दो। ओके सर। परी के घर से मिले कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट। सर ये देखिए, सीमेंट ट्रेसेस, 3 अलग अलग सैंपल्स। अगर उनका बाप इन्वॉल्व था भी तो वो अकेला नहीं था। इन तीनों आदमियों को ढूंढ निकालना होगा। आसपास के सभी आदमी के मुझे डीएनए सैंपल चाहिए, टेस्ट करवाओ। सर वहां तो कई लोग होंगे। 1000 होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये अपराधी मिल नहीं जाते हम चैन से बैठेंगे। हो सर। कई मुश्किलों का सामना कर आखिरकार पुलिस ने पूरे मोहल्ले के पुरुषों के डीएनए टेस्ट की अनुमति हासिल की। पुलिस के सामने लगभग 2000 पुरुषों के डीएनए टेस्ट करवाने का असंभव लक्ष्य था। कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से लैस पुलिस इस काम में जुट गई। बेशक मोहल्ले में कोई भी इस कार्रवाई से खुश नहीं था। क्या चुप हो जाइए, आप क्या करना चाहते हैं? क्या चुप? लगता है मीडिया को बोलना पड़ेगा। मेरी भतीजी मीडिया में, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। आपको जो करना है ना आप कर सकते हैं। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स, तो जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अगर आप लोग प्यार से सहयोग करें तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आपके हाथ में, आप जबरदस्ती चाहेंगे आप प्यार से सहयोग करेंगे। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या बोला? मजाक? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? 2 बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार होना मजाक है तेरे लिए? क्यों? तेरे घर में तेरी बेटी के साथ नहीं हुआ इसीलिए? क्या लग रखा है? आप लोगों के नाक के नीचे आप ही के मोहल्ले में इतना सब कुछ होता है और आप लोगों को भनक तक नहीं लगती। कब जागोगे आप लोग? जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ होगा तब। आते सर, सबके सैंपल ले लो। ओके सर। और अगर कोई नहीं मानता है तो पता है ना क्या करना है। ओके सर। साहब, अरे मेरे बाजू साहब, वो थाने ले चलो। तुम उसे जुर्नल हम छोड़ दो। साहब बच्चा है साहब। जल्दी। बच्चों के साथ बलात्कार, इतनी छोटी बच्चियों के साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्यों रो रहे हो? हाँ? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? पुलिस का तमाचा पड़ता ही सारी आवाज निकल गई तुम्हारी। माफ कर दो साहब, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। हाँ, परी और तितली भी किसी की बच्चियां हैं। माना साहब, हमसे गलती हो गई साहब। हमने परी और तितली दोनों के साथ गलत किया साहब। यकीन मानिए साहब, हमने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब वो लड़कियों की माँ खुद ही लेके आई उन लड़कियों को हमारे पास। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। मैंने पहले ही बोला था ये साला पैसा डुबा देगा। क्यों रे किशोर? पैसा लेने टाइम भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और रिटर्न करने टाइम किशोर डेट बोल, टाइम बोल। पैसा कब देगा? नहीं तो काट डालेगा तेरे को, समझा क्या? अबे ऐसा तुरंत कैसा बोलेगा भाई? लेकिन पैसा देगा भाई। ए, तेरा नाक पट्टी बंद कर। पैसे दे देंगे, शपथ। कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, मैं बोलती है ना। ए ढक्कन, पैसा ला, कहीं से भी ला, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को, और फिर पूरा पैसा वसूलेगा, समझा? तू अच्छी तरीके से पहचानता है हम लोगों को। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो चल। क्या चला? सब बर्बाद करके रख दिया। ए, चिल्ला मत तू। मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नाटक। अरे वो लोग मेरे साथ करेंगे, उसका कुछ नहीं।
मोहन भाई थोड़ा सा दाल चावल थोड़ा सामान दे दो। अरे बाबा सामान कैसे खरीदूंगा? कल को तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। मोहन भाई मुफ्त में नहीं चाहिए, पैसे आएंगे ना, अभी नहीं है, आएंगे तब मैं दे दूंगी थोड़ा सा दाल चावल। जब पैसे आ जाएंगे तब आ जाना, ठीक है? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। ये मेरी बच्चियां है ना, वो भी आप जो बोलेंगे वो करेगी, है ना बेटा? चाचा जो बोलेंगे हम करेंगे ना। हाँ, थोड़ा सा दाल चावल दे दो। वो दोनों? हाँ, मैं बोलूंगी तो करेगी ना, करेगी वो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ना। जय को भी खुश करेगी। अब तो पैसे दे दो। पापा परी, तितली, माँ ने जैसा कहा था ना वैसे ही करना। अभी जय भैया और अरुण अंकल आएंगे ना, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना, ना ना नहीं करना। माँ ने जो भी बोला वो किया। तितली को बहुत दर्द होता था और जब से माँ गई है तितली और मेरा और कोई भी नहीं है। मैं ही तितली का ख्याल रखती थी क्योंकि मैं उसकी दीदी हूँ ना। और उसके बाद अरुण अंकल और जय भैया 3-4 बार आए और मोहन चाचा भी आए। एक दिन मैंने अलमारी में इसको बंद कर दिया और दरवाजे का ताला लगा दिया, तो फिर वो लोग नहीं आए। आखिरकार पुलिस ने इन 3 हैवानों को उनके दुष्कर्मों की सजा दिलवाई। अब परी और तितली तो क्या, किसी भी मासूम बच्ची को उनका साया तक नहीं छू सकेगा। लेकिन उस निर्दयी मां का क्या, जिसने अपनी ही बेटियों को इस घिनौने दलदल में धकेला। आखिर ये एक किस्म का देह व्यापारी तो था। एक पल में परी और तितली की मां लता पुलिस के लिए पीड़ित से अपराधी बन चुकी थी, लेकिन उसके गायब होने से परी और तितली का तो कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे पता है परी, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आया। हाँ, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को चोट आई? चॉकलेट लो। पहले मेरी दीदी थी, मेरा रोना मत बेटा, रोना मत। तुम्हें दीदी के पास ले जा, ठीक है? दीदी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना? हाँ? जब कोई बुरा आदमी आता था तो उनसे तुम्हें कौन बचाता था? परी दीदी। करेक्ट। और दीदी ने तुम्हें माँ से भी बचाया था ना? नहीं, दीदी ने कहा आप माँ से मत डर, माँ कुछ नहीं करेगी और दर्द भी नहीं होगा। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताओ तुमने क्या किया है तुम्हारी माँ के साथ, बोलो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। परी, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? परी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहां है तुम्हारी मां? क्या किया है तुमने उसके साथ? यह बात साफ थी कि लता की वजह से ही उसकी अपनी बेटियों पर भयानक अत्याचार हुए। पर क्या इन लगातार होने वाले जुल्मों ने परी को कोई भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? परी की चुप्पी सिर्फ उसकी मुश्किलें ही बढ़ा रही थी। पुलिस का शक उस पर पुख्ता हो गया था, लेकिन इस केस से जुड़े सभी इस बात से बेखबर थे कि जल्द ही परी एक और घिनौने अपराध का शिकार होने वाली थी। सर, पड़ोसियों से बात हुई, कोई कुछ खास जानता नहीं। परी कहाँ खेलने जाती थी, किसके साथ खेलती थी, उसके दोस्त कौन थे, सर किसी को कुछ नहीं पता। वाकई में लगता है उसका कोई सच्चा दोस्त था ही नहीं। इसके अलावा उसे स्कूल से 1 साल पहले निकाल भी दिया गया। किसी के भी घर आना जाना, किसी से बातचीत, कुछ भी नहीं। कुछ तो करती होगी, अकेले ही सही, या शायद तितली के साथ। वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। एक काम करो आपके, तुम तितली से बात करो, वही इस गुत्थी की चाबी है। जी सर। सर 1 मिनट। हाँ बोलो। क्या फिर से? सर, परी एनजीओ से फिर से भाग गई। व्हाट?
जी सर, शायद मेडिकल विजिट के दौरान। अरे देखा नहीं मतलब क्या है? सो रहे थे क्या आप लोग? पूछा आपने किसी से? किसी ने तो कुछ देखा होगा। कोई आया था क्या यहाँ जिसके साथ हो गई हो? कोई नहीं सर, और हम लोग तो यहाँ से हिले भी नहीं थे। पता नहीं फिर वो कैसे। सर हमने सिक्योरिटी से ही पूछा लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। सिक्योरिटी के बात छोड़ो, उनके रहते हुए क्या हो रहा है दिख रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो, अंदर का और बाहर का, और देखो आखिरी बार परी को कब देखा था। और तितली कहाँ है? पहले मेरी दीदी से मिला, पहले मेरी दीदी से मिला। तुम्हारी माँ कहाँ है बोलो? पहले मेरी दीदी से मिला। हाँ बेटा मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? बोलो सर। ये देखिए, ये आदमी और ये लाल गाड़ी जो गेट के बाई तरफ पार्क है। आप एपीबी इश्यू करो, आसपास के 6 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगवाओ, और ये नंबर से ओनर के डिटेल निकालो। लगता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला है। परी को किसी भी हालत में हमें बचाना है। ये लो पैसे, और इसको ठिकाने लगा। पता चलते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सर, सभी जगह नाकाबंदी लगवा दी, गाड़ी की डिटेल्स हर जगह पे भेज दी। ये देखिए गाड़ी के ओनर की डिटेल्स। इसे तो मार मार के सच उगलवाएंगे। अरे साहब मैं तो यहाँ जेल में हूँ, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ साहब? कर नहीं सकता लेकिन करवा तो सकता है ना। हाँ, ये देख, इसकी ये गाड़ी मेरी है साहब। और ये आदमी कौन है? साहब कसम खा के बोलता हूँ साहब, कौन है ये मैं नहीं जानता। ये देख, अब की बार अगर झूठ बोला ना, यही उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सब कुछ सच सच बता दे। सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। कस्टडी ठेवायाला। सर अरुण को कुछ नहीं पता, वो गाड़ी तो उसी की है, लेकिन वो जानता नहीं कि वो आदमी कौन है। समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी गई कहाँ। ना किसी पोस्ट से हमें कोई अपडेट मिल रही है, और ना उस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है। बेचारी परी, पहले बलात्कार और फिर जान को खतरा। तितली आपको हेलो बोलना चाहती है। वो क्या है ना, मैंने उसको समझाया कि उसकी बहन को जान का खतरा है, तो वो अच्छी बच्ची है ना, इसलिए वो आपसे बात करना चाहती है। हाँ, तितली है ही अच्छी बच्ची। दीदी ने तितली को हमेशा बचाया है, अब तितली परी दीदी को बचाएगी। दीदी हमेशा पावर हाउस के पास खेलने जाती थी। पावर हाउस? हाँ, जो घर के पास है। दीदी कहती थी वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यादव पीछे जाके देखो। मात्रे ओपन कराए। उठाओ उसे जल्दी। यही है क्या? हाँ, यही कहीं था। माँ ढूंढो ना, मिल जाएगा। कितना कचरा है पर यहाँ पे। एक तो चांदी की है, दूसरी मिलेगी भी नहीं। यहाँ देखते हैं ना। कहाँ? यहाँ पे क्या करने आई थी परी? यहाँ पे कैसे मिलेगा? चांदी की थी। ए परी, परी बंद क्यों किया? दरवाजा खोल। परी देख, बहुत मारूंगी बाहर आके। खोल दरवाजा, बहुत हो गया। परी, माँ, अब तेरी वजह से मुझे और तितली को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तितली को कितना दर्द होता था, मैंने तुझे बोला भी था, तो फिर भी। देख, ज्यादा दिमाग मत चला। खोल दरवाजा, बाहर आके गला दबा दूंगी तेरा। खोल। नहीं खोलूंगी। देख, मैं तेरी माँ हूँ, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। खोल। परी, खोल दरवाजा। छोड़ गई मरने के लिए अपनी ही माँ को। और क्या करती वो? अपनी ही बेटियों के साथ तूने क्या किया? मासूम बच्चियों को खुद गैर मर्दों के हवाले कर दिया। ऐसे नहीं थे साहब। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को। कुछ चारा नहीं था साहब। इसलिए लड़कियों को भेज दिया। चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी ही बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाई? बहरहाल पुलिस अब भी परी को बचाने में जुटी थी, इससे पहले कि अपहरणकर्ता उसे और नुकसान पहुंचाएं। लेकिन पुलिस की लगाई नाकाबंदी से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।
आखिर में पुलिस को तब जाकर भड़क मिली जब उन्हीं की हिरासत में कैद परी के पड़ोसी अरुण को कुछ याद आया। अरुण की पत्नी हो ना तुम? हाँ। अरुण ने कहा है कि गाड़ी की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो तुम जानती हो कि घर में कहाँ रखी है। घर पे ही होगी। पूरा घर छान मार लिया, चाबी नहीं मिली। तो चोरी हुई होगी। अच्छा, चोर तुम्हारे घर में घुसता है, गाड़ी की चाबी लेके चला जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। अरुण ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। तुम नफरत करती थी ना लता और उसकी दोनों बेटियों से। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति उनसे मिले, और उसके बदले में क्या मिला? उन दोनों ने तुम्हें ही घर से निकाल दिया, है ना? बताओ परी कहाँ है? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें देखा है, खुद गाड़ी चला के यहाँ से जाते हुए और रिक्शा में लौटते हुए। तेरा हर झूठ पकड़ा गया है। वैसे भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बर्बाद तो उन तीनों ने की मेरी जिंदगी। हमारा अच्छा खासा घर था, पूरा खराब कर दिया। वो तीनों गिरे हुए लोग हैं। पहले तो मेरे पति और बच्ची को छीन लिया मुझसे, फिर उनको जेल भिजवा दिया। और वो दोनों, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा, वो क्या दूध के दूल्हे? अरे बच्चियां हैं वो दोनों, एक 12 साल की और एक 6 साल की। उनके साथ बलात्कार कर दिया। तुम्हें बच्चियों पे गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की हैवानियत पे गुस्सा नहीं आया। हाँ, परी कहाँ है? मुझे अपने पति और बच्ची को बचाना था। अगर परी मर जाएगी तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा, और फिर उन दोनों को सजा भी तो नहीं होगी। बस मैंने अपने भाई को कह दिया कि ये पैसे पकड़ और उसको ठिकाने पे लगा। परी, परी घबराओ मत, हम आ गए। परी, तितली ठीक है बेटा, उसी ने हमारी मदद की तुम्हें बचाने में। हम तुम्हें उसी के पास ले जाएं। दूसरों के लालच ने इन 2 बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को समेटती इन 2 बहनों के घाव शायद ही कभी भर पाए। आइए मिलकर इस लालच को जड़ से मिटाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? साहब, आमची मुलगी आरती, सवेरे उसका फोन आया था मुझे। आरती आई? हाँ बेटा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आई बेटा, तू क्या कह रही है? क्या बर्दाश्त नहीं होता? हाँ बेटा, तू है कहाँ? नरक में। अगर अब और नहीं आई, मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। आखिरी बार आपकी आवाज सुननी थी। आई। आरती, सुबह उसका फोन आया था, लेकिन तो 12 घंटे हो गए। आप उस वक्त क्यों नहीं आई हमारे पास जब उसका फोन आया था? मुझे लगा ऐसे ही किसी बात पे परेशान होके फोन कर लिया होगा। वो ऐसा करेगी नहीं। लेकिन पूरा दिन फोन लगाने के बाद भी एक बार भी उससे बात नहीं हुई साहब। इसीलिए हम लोग। कहाँ रहती है आपकी बेटी? पता नहीं साहब। क्या मतलब? दरअसल 10 बरस पहले उसने घर से भागकर शादी की थी। उसके बाद से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो कहाँ रहती थी, किस हाल में थी, हमें कुछ नहीं पता था। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। मात्रे सर, इनकी बेटी आरती का फोन नंबर लो और मोबाइल कंपनी से पता करो उसका एड्रेस कहाँ है। राइट सर। आरती भी शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़ी थी। आज 10 साल बाद पहली बार उसने अपनी मां को फोन किया था, और वो भी ये बताने के लिए कि वो अपनी जान ले रही है। क्यों उठाना पड़ रहा था उसे एक कदम? आखिर कौन से हालात थे, ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का साथ छोड़ने जा रही थी? और क्या मजबूरी थी इस मां की, किसका डर था कि अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उसने उस बात को घंटों तक सबसे छिपाए रखा? अरे सलीम भाई, थैंक यू। क्यों? इतना बड़ा काम देने के लिए। और मैं भी आपके भरोसे का पूरा मान रखूंगा। पर एक बात पूछूं? क्या? ये औरत कौन है? कायकुर है? ऐसे ही, बहुत खूबसूरत है। अगर थोड़ा पहले ले आते ना
तो मजा आ जाता। साला अपना गाड़ी चला, पैसा ले, लड़की की लाश को ठिकाने लगा और निकल। सामने देख। इन्हीं लोगों ने परेशान किया होगा उसे। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ये झूठ है सर। मैं मानता हूँ परेशान थी कुछ दिनों से, पैसों की तंगी चल रही थी सर, कभी कभार चिड़चिड़ी हो जाती थी वो, हमारे झगड़े भी हुआ करते थे सर, लेकिन आरती सुसाइड नहीं कर सकती। नहीं सर, कभी नहीं कर सकती सुसाइड। कब देखा आखिरी बार तुमने इसे? आज दोपहर में सर। दरअसल मेरी कपड़े की दुकान है सर, पास ही में है। मैं रोज खाना खाने घर ही आता था। आज भी आया था सर 2 बजे। जब मैं आया तो वो कमरे में सो रही थी सर। शायद उसका सर दर्द हो रहा था, तो तभी देखा था सर मैंने। आप तो उस समय घर में ही रही होंगी जब आरती घर से गई। मुझे तो पता भी नहीं चला। जब नितिन स्कूल से आया तब पता चला कि आरती घर पर नहीं है। कितने बजे होंगे उस वक्त? करीब 3:30 बजे होंगे। 403 वाली आरती मैडम गायब हुई, तुम ही थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। फिर भी तुमने उन्हें आते जाते नहीं देखा? आज वो घर से निकली ही नहीं, मुझे अच्छे से याद है। कुछ और देखा हो जो रोजमर्रा से अलग हो, जैसे कोई बाहर का अनजान आदमी आरती मैडम के घर आया हो, गया हो? योगेश साहब और सुप्रिया, उनके अलावा उनके घर पे और कोई नहीं गया। ये सुप्रिया मैडम कौन है? योगेश साहब की जो माँ है, उनकी मालिश करने आती है रोज सवेरे। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुमने कहा आरती पैसों की कमी से परेशान थी, उस कमी की कोई खास वजह? मेरी आई की बीमारी सर। कुछ महीने पहले मेरी आई का एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने तक आईसीयू में थी मेरी आई। मेरी सारी सेविंग्स इनके इलाज में खर्च हो जाती थी सर। और तो और ऊपर से कर्जा इतना था कि। कितना कर्जा था? 30 लाख से। साहब जी, सुबह से रात तक उनके घर में चिकचिकबाजी रहती थी। आरती और योगेश के बीच? दोनों सास बहू के बीच में। सास बहू के बीच झगड़े की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी, यही घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, देर से खाना बनाना, बस यही वजह थी। एक लड़की पूरे 10 सालों से अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रखती है, फिर अचानक एक दिन फोन करके इन्फॉर्म करती है कि वो जान देने जा रही है। मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। घर से दूर जाकर जान देने वाली बात गले नहीं उतरती। और अगर ऐसा हुआ भी होता तो किसी ने तो उसे बिल्डिंग से बाहर आते जाते देखा होता, एटलीस्ट वॉचमैन ने। सर हो सकता है उससे चूक हुई हो, जब आरती निकली हो तो वो उसे ना देख पाया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आरती खुद बिल्डिंग से बाहर निकली ही ना हो। एक काम करो, आरती की फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करो, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। हालांकि मुझे लग रहा है ये ना तो मामला मिसिंग का है और ना ही सुसाइड का। मामला कुछ और ही है। ले ए चल चल जल्दी कर। अरे करना, और सुन, छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि थैलियों में आ जाए। नहीं खाना मुझे। बेटा देख, आई आएगी तो गुस्सा करेगी मेरे को, बोलेगी नितिन को अभी तक खाना नहीं खिलाया। हाँ हाँ, तू चाहता है बाबा को डांट पड़े? नहीं ना, खा बेटा। खा ले निखिल, खूप छान झालंय जेवण। मुझसे बात मत कीजिए आप हमेशा मेरी आई के साथ लड़ती थी ना, इसलिए मेरी आई चली गई। अरे ध्यान से देख के करना, और थैली में पत्थर भर के ठीक से छेद कर देना, नहीं तो पता लगा पानी के ऊपर थैली तैरती हुई मिल रही है। सलीम भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छे से किया मैंने, काम करने दो यार। हो गया? हाँ हो गया सब, देखो। पुलिस पुलिस सुनी ना? थैली अंदर डाल जल्दी से, चल चल चल। ये क्या साणे, ये पिकनिक मनाने का टाइम है? कौन है तू? अबे साले तू के बच्चे एक लगाऊं क्या? क्या कर रहा है रे तू? क्या है रे? चलो निकले यहाँ से, चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग।
काका बघा काहीतरी आहे तिकडे. इन बॉडी पार्ट्स को देख के लगता है कि किसी फीमेल के. इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो और गोताखोरों को बुलवा कर इसमें चेक करवाओ. हो सकता है कि बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी मिले. तुम आरती के घर उसकी सास की मसाज करने जाती थी? हाँ साहब, झगड़ा तो होता था और हमेशा होता था आरती भाभी और मार्जी के बीच में. किस बात पे झगड़े होते थे दोनों में? आरती भाभी अच्छी बहू नहीं थी साहब. सुप्रिया, भगवान तेरा भला करे. कितने अच्छे से मालिश करती है तू. पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा. और जो अपना पेट काट कर इसे आपकी मालिश के लिए पैसा दे रहे उनका क्या? हाँ, और जो दवाओं के लिए आपके हॉस्पिटल के लिए पैसे खर्च करे उनके लिए तो तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से. अगर तू नहीं माझा मुलगा करतो माझ्यासाठी. तेरे बस में होता ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देती तू. आप भूल रही है कि आपका बेटा मेरा पति भी है. उसका ये सब करने से ना मुझ पर और मेरे परिवार पर असर पड़ता है. तो क्या पाहिजे तुला? मारून जाऊं भाई? मार डाल मुझे. मैं आज योगेश को बता दूंगी ये सारी तेरी नौटंकी. यही तो मैं कह रही हूँ. ये सब जो नौटंकी चला रखी है ना, इसे अभी बंद कर दीजिए आप. अरे आपकी वजह से बहुत परेशानी में आ गए हैं हम. थोड़ा वो जो रिश्ता बचा है हम दोनों में वो तो जिंदा रहने दीजिए. आपके आने के बाद जितने झगड़े हुए हैं ना हमें, उतने तो पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए हमें. देखा देखा सुप्रिया कैसी बोल रही है. मैं इसका रिश्ता बिगाड़ रही हूँ. ये चाहती हूँ क्या मैं? गलती चाहे जिसकी भी हो, माँ जी घर में सबसे बड़ी थी और आरती भाभी अगर उनका थोड़ा सुन लेती तो क्या होता. लेकिन आरती भाभी कभी किसी की नहीं सुनती. जब देखो तड़ातड़ जवाब देती थी. सारी गलती ना बहू की होगी साहब, क्योंकि प्रतिमा ताई जैसी औरत तो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती. अच्छा, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? साहब 12-15 साल पुरानी पहचान थी. हम उनके हस्बैंड को जानते थे. एक समय में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में प्यून की नौकरी पे लगवाया था. क्या आरती और योगेश के बीच भी झगड़े होते थे? नहीं साहब, योगेश भाई साहब बहुत सीधे थे. उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता था. ठीक है, अभी हम चलते हैं. जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाया जाएगा. चलो. तुषार, ये अश्विन और सुप्रिया प्रतिमा के काफी करीब लगते हैं. अगर आरती के साथ कुछ गलत हुआ है और उस गलत में प्रतिमा का हाथ है तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रतिमा के हाथ पांव बनके अश्विन और सुप्रिया ने उसका साथ दिया हो. सर, आरती की बिल्डिंग के वॉचमैन ने सुप्रिया और योगेश के अलावा बिल्डिंग में आते जाते किसी को नहीं देखा. बिल्डिंग के वॉचमैन को आने जाने वाले पे नजर रखने के अलावा और भी कई काम होते हैं. हो सकता है वॉचमैन को कोई काम पड़ा हो जिसकी वजह से अश्विन नजर बचाकर अंदर चला गया हो. ये अश्विन के फोन की लोकेशन का पता करवाओ. पता करो कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो कहाँ पर था. ओके सर. अरे जल्दी देना दाल मेरे को. अरे लाई. और कुछ लाऊं? एक रोटी और. आज सुबह नासिक के इस झील में एक पॉलिथीन बैग पानी में तैरता हुआ मिला, जिसमें थे एक महिला की लाश के टुकड़े. पुलिस को शक है कि ऐसे और भी बैग्स झील में होने की संभावना है. आइए जानते हैं पुलिस से. सर, हमने अश्विन की फोन लोकेशन चेक की थी. उस दिन वो घर पर ही था, कहीं बाहर नहीं गया. ये आरती की फोटोग्राफ्स हमने सर्कुलेट की थी. एनी अपडेट? नहीं सर, अभी तक नहीं. दो बातें हो सकती हैं. या तो आरती गायब है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है. एक काम करो, उसके मिसिंग पोस्टर लगवाओ, शायद कोई मदद मिले. राइट सर. मुझे लगता है हमें अब आरती की सास से दोबारा बात करनी चाहिए. बोलो. सर, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी, वो लेक पे जो बॉडी पार्ट्स मिले ना वो वाली. उसके बारे में क्या जानते हो? सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स कल रात को लेक पे गए थे तो हमने 2 आदमियों को वहाँ देखा सर. उनका चेहरा देखा तुमने? पहचान सकते हो उन्हें? खूब अंधार होता सर, ठीक से देख नहीं पाया. पर हाँ, एक आदमी उसको देखा मैंने, उसकी थोड़ी घनी दाढ़ी थी सर. क्या है रे? चल निकला से. चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग. और हाँ सर, उनके पास एक सिल्वर कलर की वैन थी सर, जिसमें से वो गए. चौड़, एक काम कर, लेक से हाईवे की तरफ एक ही रास्ता जाता है. उस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उसकी फुटेज चेक करो. हाईवे पे ढाबे,
एटीएम, पेट्रोल पंप, इस सब जगह पे छानबीन करो। वो दोनों जो भी है, सिल्वर रंग की वैन में उन दोनों को जरूर किसी न किसी ने तो देखा होगा। एक लड़की को आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश से शुरू हुआ यह मामला पहले उसकी गुमशुदगी और अब उसकी हत्या के मामले में बदल चुका था। पुणे पुलिस अब भी आरती को जिंदा मानकर तलाश कर रही थी और वहीं नासिक पुलिस अब तक इस बात से अनजान थी कि जिस लाश के टुकड़े उन्हें मिले थे वो दरअसल पुणे में रहने वाली आरती के हैं। आरती की लाश को पुणे से नासिक ले जाया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और जिन मुजरिमों ने यह काम किया था उन्हें इस बात की खबर लग चुकी थी कि पुलिस उनकी तलाश में है और उन्होंने अपने आप को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजेश, अरे सलीम भाई आप? सलीम भाई के बच्चे, उस औरत की लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ रखे? साले वो जो झील में बाकी के लाश के टुकड़े थे ना, पुलिस को मिल गए। कुत्ते की तरह ढूंढेगी पुलिस हमको। कुछ नहीं किया उनका, मेरे पास रखे। तेरे पास रखे? क्यों? अचार डालने वाला है उनका तू? देख, इससे पहले कि मुसीबत बढ़ जाए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जा, कुछ मुंह ढकने के लिए लेके आ। एक मिनट रुको। जवान एक काम करो, इन दोनों की तस्वीर और गाड़ी की डिटेल्स हर थाने भेज दो, हाई अलर्ट जारी करवा दो और हाईवे पे जहां जहां हो सके सब जगह पे नाकाबंदी लगवा दो। एक भी गाड़ी विदाउट चेकिंग की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यस सर। सर, उन बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। विक्टिम फीमेल है, एज करीब 30 से 35 साल। उसके अलावा बाकी और बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, इसलिए ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। जवान एक काम करो, आजू बाजू के पुलिस थाने में इंक्वायरी करो कि इस उम्र की महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है कि नहीं। यस सर। हेलो। हाँ सर, वहाँ आसपास के लोगों से पता किया है और 2 दिन में एक आदमी आया जाया करता था। प्रतिमा जी, पता चला है आपके और आपके बहू के बीच में रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। हाँ तो प्रतिमा जी, मैं आपसे कह रहा था, हमें पता चला है कि आपके और आपके बहू के बीच रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। क्या ये बात सही है? नहीं साहब, ऐसे झूठ मत बोलिए। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? इतनी परेशानियां चल रही थी घर में, कभी कभार बहस हो जाती थी हमारे बीच में, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। लेकिन इस हद तक नहीं होते कि कोई अपना बसा बसाया घर छोड़कर चला जाए और आत्महत्या करने की सोचने लगे। आरती ने गायब होने से पहले अपनी मां से फोन पर बात की और कहा था कि वो एक नर्क में जी रही है कि उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसके पास अपनी जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसने जान तो नहीं दी ना, वो गायब हो गई है। ये मामला इसीलिए तो सीरियस हो गया मिस्टर योगेश। अब वो छुट्टियां मनाने या घूमने तो गई नहीं होगी। इन बातों में 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपकी बीवी किसी दूसरी जगह जान देने गई थी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो हमें पता चल चुका होता। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आरती का कत्ल किया गया हो यहाँ इस घर में, और उसकी लाश को छिपाकर यहाँ से ले जाया गया हो, जिसकी वजह से ना तो उसे वॉचमैन ने देखा और ना ही किसी और ने इस घर से जाते हुए। कत्ल? कौन करेगा कत्ल? कोई भी कर सकता है। आप भी। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर सर। वो मेरी बीवी थी सर, एक बच्चे की मां। मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आरती का किसी के साथ अफेयर था? किसने बताया आपको? मतलब कि था। कौन था वो? प्रतिमा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन था वो? आरती, बघतेस का कौन आलाय? कौन आलाय? योगेश आया है? नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। सेल्समैन था, मैंने भगा दिया। आप सो जाइए।
उसके थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आरती, आरती। वो वापस जा रहा था लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं खिड़की तक गई उसे देखने के लिए। कौन था वो? माधव, योगेश का दोस्त, बिजनेस पार्टनर। आपने अपने बेटे योगेश को बताया नहीं इसके बारे में? मैंने बताया उसे, पण त्याचा विश्वास नाही बसला माझ्या बोलण्यावर। उसने कहा कि वो कुछ दुकान का सामान लेने आया होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। आरती और उसके बीच में कुछ तो चल रहा था। ये बकवास है सर। आई को गलतफहमी हो गई थी। माधव मेरा पार्टनर ही नहीं, करीबी दोस्त भी है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ना ही आरती ऐसी लड़की है सर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उन दोनों का आपके पास, और ये माधव का मिलेगा। क्या हुआ? मामू लोग है, चेकिंग चल रही है। वाले वाले जल्दी से मुंह ढक ले। अरे चलना, चल 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 चल। सर वो सुबह शाम पूजा का नियम बना हुआ है ना, इसलिए देर होगी। बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? माधव, जो भी हम तुमसे पूछने जा रहे हैं उसका सही सही जवाब देना। झूठ से सख्त नफरत है हमें। आरती के साथ कब से अफेयर चल रहा था तुम्हारा? क्या बात करें सर, आरती के साथ अफेयर? वो मेरी बहन जैसी है सर। और योगेश तो मेरे बचपन का दोस्त है, उसकी वाइफ के साथ नहीं सर। किसी ने शायद आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर। हमारा तो एकदम घर जैसे ताल्लुकात है। बचपन से हम लोग एक दूसरे के घर पे आना जाना। इनफैक्ट मैंने तो कई बार योगेश की मदद की है सर। अच्छा, ऐसा क्या खास किया था तुमने? सर जब योगेश की माँ की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने 30 लाख रुपए दिए थे सर। 30 लाख? हाँ सर। सर आरती भाभी के गायब होने की वजह आपको योगेश से ही पता चल सकती है। मतलब? सर आरती भाभी जिस दिन गायब हुई उसके एक दिन पहले उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, और मैं दुकान पे ही था जब। आज तुमने हद पार कर दी आरती। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। नहीं, मैं कुछ सुनने नहीं वाला। अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी बस। मैं घर आ रहा हूं मैं। आज इस पूरे मामले को ही मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। हेलो, मैं आता हूं। मुझे भी सर पहली बार पता चला कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उसके अगले दिन आरती भाभी गायब हो गई। जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर जाना मत। ठीक है सर। योगेश, हमारा और आरती के बीच झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर पैसे को लेकर। पैसों को लेकर? तुमने आरती से कहा था इस मामले को जड़ से खत्म कर दोगे, क्योंकि तुमसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताओगे जरा ये बात पैसों की कमी में कहां और कैसे फिट बैठती है? वो सर, माँ के इलाज में पैसा बहुत लग रहा था सर। इस वजह से घर खर्ची में मैं पैसा नहीं दे पा रहा था आरती को। इस बात को लेकर आरती बहुत परेशान थी। आए दिन हमारे झगड़े होने लगे। इसीलिए मैंने कहा था सर कि इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर दूंगा, और कुछ नहीं सर। जिसे तुमने खत्म कर भी दिया, आरती को खत्म करके। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? आई के इलाज के लिए 10 लाख और चाहिए थे सर, और मैंने माधव से पहले ही 20 लाख ले चुका था, और ये 10 लाख भी मैं माधव से मांगना चाहता था, लेकिन आरती उसके खिलाफ थी। उस दिन मैं दुकान पर था जब उसका फोन आया। हाँ बोलो आरती। योगेश, मैंने 3 लाख का इंतजाम कर लिया है, बाकी 7 लाख का भी हो जाएगा। माधव से मत मांगना। 3 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? मैंने अपनी और माँ जी की दोनों की सारी ज्वेलरी बेच दी है। ये तुमने क्या किया आरती? तुमने तो हाथ ही पार कर दिया यार। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इस पूरे मामले को मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा। चलो रखो फोन। क्यों किया तुमने ऐसा आरती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आई के गहने को हाथ लगाने की? मैंने उन्हें अपने लिए नहीं बेचा है योगेश, और फिर ये सब पैसे तुम्हारी आई के लिए तो काम आएंगे। फिर मैंने उनके ही नहीं अपने भी तो गहने बेचे हैं। आई का इलाज करवाना मेरा फर्ज है, और उनके गहने बेचकर इलाज करवाया तो क्या करवाया? तू है मुझ पर। तुम पहले ही 20 लाख का उधार ले चुके हो माधव से, क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? और फिर गहने होते किस लिए है? समय पर काम आए इसीलिए ना। चुप करो तुम। अगर बोझ है तो मेरे सर पर है ना, उसे मैं चुकाऊंगा। मैं जानता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इन सब का असर सिर्फ तुम पर ही हो रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी आई की वजह से मुझ पर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी आई के बारे में कुछ नहीं आरती। थप्पड़ से क्या होगा योगेश? अगर मारना ही है तो मुझे जान से मार डालो ना। मुझे
जिंदगी में पहली बार मैंने हाथ उठाया था सर आरती पर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आईसीयू में थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था सर। आरती की झुंझलाहट, ये सब कुछ मैं झेल नहीं पा रहा था। ये हो क्या रहा मेरी जिंदगी में? आई अब तक नहीं मिली आपको? आ जाएगी बेटा, आज जो भूख लगी है ना, तेरे लिए कुछ मंगवाता हूं, खाना खाएगा बेटा? नासिक पुलिस की जांच धीमी लेकिन सही दिशा में चल रही थी। भले ही उस झील में मिले लाश के टुकड़ों की पहचान अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उन दोनों मुजरिमों का सुराग मिल चुका था और उम्मीद थी कि बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ पुणे पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आरती ने आत्महत्या करने का फैसला किया था तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, एक बच्चा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। परिवार में पैसों की कमी थी और अपनी सास प्रतिमा से उसकी छोटी मोटी झड़प भी हो जाया करती थी, लेकिन ये कारण इतने बड़े नहीं थे कि जिसकी वजह से 30 साल की एक परिपक्व सोच वाली महिला अपनी जान देने निकल पड़े। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तय था कि कुछ और राज थे जिनका सामने आना अभी बाकी था। सर, आरती और माधव के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, दोनों के बीच में 6 से 7 बार बात हुई है। सर, कुछ सेकंड से ज़्यादा बात नहीं हुई, ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स। सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड देखकर लगता नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर जैसा है। लेकिन आरती की सास झूठ क्यों बोलेगी? आरती के कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है सर। क्या बात? सर, यही कि आरती की माँ शारदा। व्हाट? आरती के कई कॉल शारदा को आ चुके हैं। शारदा ने हमसे ये क्यों कहा कि पिछले 10 साल से उसने आरती की आवाज तक नहीं सुनी? साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिछले 10 साल से उसका कोई फोन नहीं आया, उस दिन पहली बार ही फोन आया था। शारदा जी, आपके पूरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आप हमसे झूठ बोल रही हैं। अब आप ही सीधी तरह से बता दीजिए कि क्या और क्यों छिपा रही हैं आप। जब वो घर से गई थी उसके 2 साल बाद ही पहली बार फोन आया था उसका। हेलो, कैसी हो माँ? आरती, कैसी है बेटा और कहाँ है तू? मैं अच्छी हूँ माँ, आपके करीबी हूँ। दोनों अब भी नाराज है ना मुझसे? नहीं बेटा। आई, किससे बात कर रही है? किसी से भी नहीं। तो ये बेटा किसको बोल रही थी? अरे, तुझे ही बुला रही थी बेटा। चाय तैयार है, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। इतने सालों से धोखा दे रही हो तुम मुझे। अरे, शादी के एक दिन पहले घर से भागी थी वो लड़की, पूरे समाज के सामने हमारे मुंह पर कीचड़ उछालकर, और उसके बाद भी तुमने उससे रिश्ता जोड़ा। आपका बेटा अपने आवारा दोस्त से जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा था और आप भी उसका साथ दे रहे थे। क्या करती? इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई कि अगर मेरे पति और मेरे बेटे को पता चल जाता तो। मानिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी आरती को गायब करने में आपका या आपके बेटे का ही हाथ हो? आपको पता चला हो कि आरती मुंबई में है और उसकी वजह से आपकी समाज में वही बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही आपने उसे गायब कर दिया हो? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हमें उसे मारना ही होता तो क्या 10 साल तक इंतजार करते? नहीं साहब, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, ना मैंने और ना मेरे बेटे। ये आपका बेटा मुकुल जब से उसकी बहन आरती गायब हुई है एक बार भी हमारे सामने नहीं आया। कहाँ है वो? उसकी दुकान है मगरपट्टन में। सर, मुकुल का फोन स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन उसका फोन हमारी आईटी टीम के रडार पर है। जैसे ही ऑन होगा हमें पता चल जाएगा सर। सर, इसके अलावा एक बात और। सर, नासिक पुलिस ने 2 लोगों की फोटो भेजी है 30-35 साल की किसी लेडी के मर्डर केस में। सर, ये देखिए। मर्डर केस के सिलसिले में इन दोनों की फोटोग्राफ? ये दोनों तो हमारे यहाँ 4-5 बार छोटी मोटी चोरी के सिलसिले में सजा काट चुके हैं। हाँ सर। सर, एक खास बात और। जिस दिन आरती गायब हुई थी उसके दूसरे दिन नासिक पुलिस ने एक लेडी के बॉडी पार्ट्स बरामद किए थे। हो सकता है वो बॉडी पार्ट्स आरती के हों। हाँ सर, हो सकते हैं, लेकिन सर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स और सर गायब है, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल है सर। इन दोनों की बॉडीज नासिक में ठिकाने लगाना और उसी दिन आरती का गायब हो जाना
कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक काम करते हैं तुषार, पहले इन दोनों को उठाते हैं। राइट सर। सलीम का है? क्या हुआ सलीम? साहब क्या किया सलीम ने? कहाँ है सलीम? मुझे नहीं पता साहब, वो बहुत दिन से घर नहीं लौटे। उसके पास कोई सिल्वर कलर की गाड़ी है? उसका नंबर दीजिए। 98। राजेश का घर यही है? जी सर। तुषार, कहाँ है राजेश? अब 2 दिन पहले बाहर गए हैं किस काम के लिए। राजेश के पास गाड़ी है? हाँ, वैन है। कौन से कलर की? सिल्वर। सर सलीम और राजेश दोनों गायब हैं और राजेश के पास वैसी ही सिल्वर कलर की वैन है जैसे नासिक पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने आईटी टीम को बोल दिया है उन दोनों के फ़ोन ट्रेस करने के लिए। गुड। ये दोनों नासिक वाले केस में शामिल हैं ऐसा लगता तो है, लेकिन आरती वाले केस से इनका कोई कनेक्शन है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। एक काम करो तुषार, अपने सोर्सेज से कहो ये मुकुल के बारे में पता करवाएं, क्योंकि फिलहाल हमारा मेन सस्पेक्ट आरती का भाई मुकुल ही है। ओके सर। आरती का अपना सगा भाई मुकुल वो शख्स था जिसके डर की वजह से आरती की मां ने पूरे 10 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि आरती और उनके बीच टूटे हुए रिश्तों के तार फिर से जुड़ चुके हैं, उनके बीच बातचीत होती है। इसके अलावा मुकुल के ही डर से उन्होंने आरती के उस सुसाइड वाले फोन कॉल के बारे में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि 10 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकुल और उसके पिता ने आरती को माफ नहीं किया था। दूसरी तरफ नासिक में जिन 2 मुजरिमों ने आरती की लाश के टुकड़े करके उन्हें छिपाने की कोशिश की थी वो भी पुणे के ही थे। तो क्या आरती की हत्या के पीछे उसके अपने सगे भाई मुकुल का हाथ था? और अगर ऐसा था तो क्या इसमें उसके पिता भी शामिल थे? बहरहाल जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा था, पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पुणे पुलिस के लिए भी और नासिक पुलिस के लिए भी। सर सलीम की बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन राजेश के पिताजी को नासिक से कॉल किया गया था, वो भी एक पीसीओ से। एक काम करो, नासिक पुलिस से को पता करें। राइट सर। क्या इन दोनों को देखा? जी साहब, ये दोनों कल रात को यहाँ आए थे साहब, और कहीं फोन भी किया था। क्या दोनों गाड़ी से आए थे? वो नहीं साहब, ये दोनों पैदल ही आए थे। काफी दारू पी रखी थी। दारू पी रखी थी? हाँ साहब। क्या आसपास कोई दारू की दुकान है? हाँ जो साहब, तिकड़े। तिकड़े? हाँ। सर मुकुल का फोन ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो ऑन में है। एक काम करो, टीम को रेडी करो। सर। तुषार, सर बच के ना निकलने पाए, होशियार है ना? ओके सर, आओ। तुम मेरे साथ आओ। सर इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि वो लोग आसपास दिखाई दिए। वो दोनों पेशेवर मुजरिम हैं, उन्हें अंदाजा हो गया है कि हम लोग उनके पीछे हैं। राजेश ने अपने बाप को इस पीसीओ से कॉल किया था, इसका मतलब इस पीसीओ तक वो चलते आया था। लेकिन सर इतने बड़े पॉश एरिया में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? इस पॉश एरिया में उनका कोई कनेक्शन तो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इस एरिया के जितने भी लॉज है ना, चेक करते हैं। बोल, काय तेरी बहन आरती मार डाला ना उसे? काय म्हणतात साहब, काय को मारूंगा उसे? बहन थी मेरी। अरे मारा तो तू उसको 10 साल से देखा भी नहीं मैंने। अच्छा, बड़ा शर्मीला है तू, हमको देख के इसलिए भागा था? नहीं साहब, मेरे को लगा कि आप लोगों को तो बाल मिल जाएगा, उसका भी काल निकाल लेते हो। मेरे दारू के भट्टे का पता न लग जाए आप लोगों को, इसलिए मैं भाग रहा था, और कोई बात नहीं है साहब। अच्छा, हमारे तेरे दुकान पे पहुंचने के पहले तू फरार कैसे हो गया? किसने बताया तुझे कि हम पहुंचने वाले हैं?
साहब बाबा का कॉल आया था साहब। हेलो हेलो मुकुल, पुलिस वाले आ रहे हैं तुम्हारे पास आरती के बारे में पूछताछ करने। क्या? सलाम सर। हमें इन दोनों की तलाश है। एक का नाम राजेश है और दूसरे का नाम सलीम। रुके यहाँ पे? हाँ सब रुके तो है। रूम नंबर क्या है? 104। चल। कौन है रे? साहब आपका ऑर्डर। आधा घंटा पहले ऑर्डर बोला, अभी लेके आया। आता हूँ, बाद में मेरे को खिलाना। अरे सच बताऊंगा साहब, जो भी पूछने का पूछो, मारो बस साहब। क्या क्या उस लाश के साथ? कहाँ है बाकी के टुकड़े? नहीं बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे। सब मेरे पास है, सब मैं ले चलूंगा आपको। क्या दुश्मनी थी तेरी? अब बोल बोल। साहब हमारी कोई दुश्मनी थी उससे। साहब खुदा का तो हम लोग ने उसको नहीं मारा था। आपको तो खाली उसकी लाश को ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। किसने दिया था लाश ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट? बोल। माधव ने साहब, माधव ने। बता दो साहब, मैं मान रहा हूँ साहब कि मैंने उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब। देख माधव, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि दूसरा थप्पड़ तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए सब सच सच बता दे, तूने आरती का मर्डर क्यों किया? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने आरती को नहीं मारा साहब। मेरी कार की डिक्की में आरती की लाश थी। मैं डर गया था सर, बुरी तरह से डर गया था मैं लाश देखकर, इसलिए मैंने सलीम को फोन किया कि लाश ठिकाने लगा दे। अगर तूने कत्ल नहीं किया था तो उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आया? क्यों नहीं खबर दी हमें? साहब मेरी आरती के साथ नाजायज संबंध थे साहब। क्या हुआ माधव भैया, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? भैया सॉरी आरती, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको भैया बुलाती हूँ। अगर सैया बुलाऊंगी तो क्या सैया हो जाऊंगा? तो भैया कैसे हुआ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब योगेश को बताऊंगी। लॉक है, लॉक यहाँ से लॉक। ठीक है बताओ, जाओ योगेश को, मैं भी जाऊंगा, बोलूंगा लाओ मेरे 30 लाख रुपए। कहाँ से देगा? है ही नहीं उसके पास। फिर दुकान में हिस्सा देना पड़ेगा, तुम्हारा घर भी ले लूंगा मैं, सड़क पर आ जाओगी तुम, और तुम्हारा बच्चा भी। अरे अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती? अगर अभी तुम यहाँ से गई ना तो याद रखना आरती, कल पूरा परिवार तुम्हारा सड़क पर होगा। तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, सब सड़क पे हो गए, याद रखना। अरे मान जाओ ना यार, एक टाइम की तो बात है। क्या मतलब? ठीक है तो हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आरती अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी साहब। लेकिन वो पहली बार आखिरी बार नहीं था। तू आरती के घर भी गया था, योगेश की गैर हाजिरी में गया था ना? हाँ, 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 कौन आला है? योगेश आया है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। यहाँ क्यों आए?
प्यार करने मैंने कहा माची है अंदर, मैंने कहा माची है अंदर। छोड़ मुझे। अच्छा, मार्केट में एक पिक्चर आई है आरती और माधव की। आज के बाद मुझे ना नहीं बोलना। हाँ, दिखा दो सबको। योगेश सर, योगेश ने उसे मारा होगा। सर आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इसमें लिखा है कि उसका मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने सुसाइड किया है। व्हाट? सुसाइड? हाँ सर, वो भी फांसी लगाकर, तकरीबन 12 बजे के आसपास। सर उस वक्त योगेश और माधव दुकान पर थे। और यू श्योर? 100% सर, मैंने उनकी मोबाइल लोकेशन चेक की है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। वो दुकान पर ही थे सर। आई पानी पी ले। देख तू, आरती के बारे में पता चला सर? नया पंखा कब लिया आई? सर 1-2 दिन पहले। जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो ये पंखा यहाँ नहीं लगा हुआ था, याद आया प्रतिमा जी? पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। वो हमारा पंखा कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था तो हमने तो रिपेयर करा लेते। तुम्हारे हाथ और हालात तो वैसे भी बहुत तंग थे। वो बात ही है सर। आप लोग योगेश, हमें आरती की लाश बरामद हो चुकी है। उसका पोस्टमार्टम हो चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसने सुसाइड किया था। रिपोर्ट में अगर कोई बात नहीं लिखी तो वो ये कि उसने यहां इस जगह इस पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी, है ना? हाँ कि ना? बोलो। आरती ने हाथ में हत्या की थी सर, इसी कमरे में हाथ में हत्या की थी सर। मैं जब दुकान से घर पर आया सर, सर देखा मेरे इस लेटर को मेरा बयान समझ आ जाए। कई बार जिंदगी इतनी डरावनी हो जाती है कि मौत का डर दिल से निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। कहीं आरती को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में उन्हें सजा ना हो जाए। मैं आरती को वापस नहीं ला सकता था सर, लेकिन आई को बचा सकता था मैं। इसलिए मैंने वही करने की सोची। जो कुछ हुआ था सर, ये माधव की वजह से हुआ था। उसे माफ नहीं कर सकता था मैं सर, इसलिए। हाँ, एक मिनट रुक। हाँ हाँ, रुक, आ रहा हूँ। हाँ, और मैंने आरती की लाश को माधव की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि आरती को तलाश करते हुए आपको उसकी लाश माधव की गाड़ी में मिले और सारा इल्जाम उस पर आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि झूठ के रोशनदानों से सच की रोशनी कभी अंदर नहीं आती। योगेश, तुम्हें और तुम्हारी मां प्रतिमा को हमें गिरफ्तार करना होगा। आरती ने हालात से हार मान लेने की गलती की और इसकी इस एक गलती से गलतियों का पूरा सिलसिला शुरू हो गया। आरती और योगेश अलग इंसान थे, लेकिन दोनों ने जो गलती की वो एक थी, और वो ये कि दोनों ने हालात से लड़ने की बजाय उससे भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरती को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और योगेश को जेल की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया, बर्बाद हो गया।
हम मानते हैं कि हालात से लड़ना, उन्हें बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सही और एकमात्र तरीका है अपने जीवन को जीने का, उसे फिर से खूबसूरत बनाने का। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक सीख हम सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।